स्वागत है दोस्तों हमारे इस न्यू इनिशिएटिव में। मेरा नाम रातुल कुमार है। मैं बेसिकली अभी प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी 71वीं मेंस बच्चे देने जा रहे हैं उसमें जितना हद तक योगदान हम लोग कर सकते हैं, जिससे कि जो भी स्टूडेंट्स मेंस दे रहे हैं उनको एक कोहेरेंट कंटेंट मिल पाए। अभी मैंने भी बाज़ार में देखा है, बहुत सारी कॉपीज़ में देखा है। अभी 70वीं मेंस का जब रिज़ल्ट आ रहा था तो उसके पहले कॉपीज़ आए, तो सभी लोगों ने, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कॉपी हमें भेजा। मैंने उसमें देखा कि लड़के मेहनत बहुत कर रहे हैं, मगर जो कंटेंट, जो एनरिच्ड कंटेंट चाहिए मेंस के लिए, वो लैकिंग है। कहीं पे डेटा लैकिंग है, कहीं पे पूरा वो स्ट्रक्चर्ड वे में जो कंटेंट प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो लैकिंग है, कहीं पे वो टॉपिंग्स जो होना चाहिए वो लैकिंग है। तो इसलिए हमने और हमारी एक पूरी टीम है, हमारे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि हम अब एक बेसिकली प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, जिसमें कि अभी तो हमारा प्रयास है कि वो टॉपिक्स जिसके नोट्स अच्छे अवेलेबल नहीं हैं बाज़ार में और जिनमें बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे क्वेश्चंस का, डाइवर्सिटी का, नए नए क्वेश्चन के आने का, उन टॉपिक्स को वीडियो के माध्यम से और इसके प्रॉपर नोट्स डॉक फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो आज एग्रीकल्चर से शुरू करते हैं। ये हमारा पहला जो स्लाइड है, ये बेसिकली पूरा एग्रीकल्चर है। जो हमें पढ़ना है वो पूरा एग्रीकल्चर ही है। इसमें किसी भी खेती के लिए हमें क्या चाहिए होता है, आप सोचिए। सबसे पहले सोचिएगा तो हाँ भाई, कुछ लागत लगती है। फिर खेती हो जाने के बाद जब प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन हो जाने के बाद उसका पोस्ट प्रोडक्शन होता है, कटनी होती है, उसका प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग भी अलग अलग लेवल का होता है। एकदम प्राइमरी प्रोसेसिंग का मतलब हो गया कि अनाज कटा, उसको बोड़ा में भर दिया, वो एक प्राइमरी प्रोसेसिंग हो गया। सेकेंडरी प्रोसेसिंग हो गया कि जैसे रॉ फिशेस, जैसे फिश जो हमारे बाज़ार में ड्राइड फिश मिलती है, बस ड्राइड फिश पैकेट में बंद करके बाज़ार में मिल रहा है। टर्शियरी प्रोसेसिंग हो गया कि हम आलू को पूरे तरीके से चिप्स बना के उसकी बढ़िया से पैकेजिंग करके थ्रू डिफरेंट एमएनसीज डायरेक्टली कंज्यूमर के पास पहुंचा रहे हैं। तो अलग अलग लेवल पे प्रोसेसिंग होता है, वो हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम इनपुट्स को देखेंगे। इनपुट में ये विभिन्न इनपुट्स जो किसी भी एग्रीकल्चरल जॉब के लिए जरूरी है। सबसे पहला लैंड, दूसरा वाटर, तीसरा सीड्स, या आप ही सोच सकते हैं, चौथा फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड, पांचवा लेबर, मशीनरी, कैपिटल, एनर्जी। इन इनपुट्स के बेसिस पे ही ये डिसाइड करता है कि हमारा जो क्रॉप है उसका ग्रोथ, उसका प्रोडक्शन, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी रहेगी। ये इनपुट से डिसाइड करते हैं। ये बेसिकली पूरे प्रोडक्शन सिस्टम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर को ये एक्सप्लेन करता है। हमारे यहाँ सिर्फ अनाज की तो खेती होती नहीं है, तो ये क्रॉप्स हो गए। क्रॉप में आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आ गया, कभी सीरियल हो गया, कुछ नॉन सीरियल क्रॉप्स होते हैं। फिर फिशरीज, फिशरीज में भी कोस्टल फिशरीज, इनलैंड फिशरीज। देन यू हैव एग्रोफॉरेस्ट्री। एग्रोफॉरेस्ट्री कैन, अभी कह सकते हैं थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, मगर अब ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है धीरे धीरे। हम देख रहे हैं कि भारत सरकार और बिहार सरकार भी इस एग्रो फॉरेस्ट्री को बहुत प्रमोट कर रही है मनरेगा के थ्रू, और अलग अलग, सॉरी मनरेगा अब जी राम जी हो गया है, सॉरी, तो उसके थ्रू। फिर हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का सबसे खास बात क्या है कि अगर आप कृषि से किसी एक यूनिट ऑफ लैंड से जितना कमा रहे हैं, अगर आप नॉर्मल क्रॉप से किसी यूनिट ऑफ लैंड से एक्स कमा रहे हैं,
तो आप उसी यूनिट ऑफ लैंड में हॉर्टिकल्चर करके 9x कमाइएगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस आई एम टेलिंग यू। तो हमने देखा हॉर्टिकल्चर में बहुत ज़्यादा अभी सरकार इसको प्रमोट कर रही है, क्योंकि बेसिकली जो हमें किसानों की आय दोगुनी करनी है, उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हॉर्टिकल्चर। अभी मैंने बताया कि x अगर इनकम क्रॉप से है तो उसी यूनिट ऑफ लैंड में 9x इनकम हॉर्टिकल्चर से है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये कहते हैं ना, टॉपिंग, आइसिंग ऑन द केक, लाइफ स्टॉक। इंडिया में ऐसे भी मिक्स्ड फार्मिंग का कल्चर है। दिस माइट सीम टू बी अ सोफिस्टिकेटेड टर्म अभी के समय में, मिक्स्ड फार्मिंग, मगर मिक्स्ड फार्मिंग जो है वो इंडिया के कल्चर का पार्ट है। आप हमने सुना है अघन्य, गाय को ऋग्वेद में अघन्य कहा गया है। क्यों? क्योंकि गाय वॉज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड। इतना पुराना इतिहास है हमारे यहाँ मिक्स्ड फार्मिंग का। ये बस एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि जैसे जैसे फार्मिंग ग्रो हुई न्यूलिथिक एज के बाद, तो हमने हमेशा से 8000 साल पहले से हम लोग और ये लाइफ स्टॉक फार्मिंग प्लस खेती कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये हो गया प्रोडक्शन इन तरीके का प्रोडक्शन हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है पोस्ट प्रोडक्शन। नाउ दिस इज द प्लेस वेयर वी लैग, खासकर इंडिया एज अ कंट्री एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिहार एज अ स्टेट, यहां पे सबसे ज्यादा हम लोग लैग करते हैं। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं। टोटल आप लोग ने सबने सुना होगा अभी मखाना बोर्ड बना, ठीक है। मखाना की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? मैक्सिमम लोगों को, आप लोगों में से पता है, जो भी सीरियस बच्चे हैं, कि भाई 90% खेती बिहार में होती है। बिहार में भी एक क्षेत्र है मिथिलांचल, वहां पे 90% खेती होती है। तो सोचिए 90% खेती यहां हो रही है, ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट मात्र 14% एक्सपोर्ट बिहार से होता है मखाना का। और मखाना कोई हाइपर प्रोसेस्ड प्रोडक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। मखाना निकाल के जो यहां बोरा में बिक रहा है, उसको बढ़िया से पैकेजिंग करके बस बेचना है। और उसमें थोड़ा सा और अगर सोफिस्टिकेशन देखेंगे तो रोस्टेड मखाना बिकता है। लेकिन दिस इज द डिफरेंस। सो यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, पोस्ट प्रोडक्शन। और सरकार धीरे धीरे, हम लोग देख रहे हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज, फूड पार्क्स, ऐसे ऐसे स्कीम्स ला रही है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में अभी हमने देखा है कि मेगा फूड पार्क्स को इंक्लूड किया गया है, जो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पोस्ट प्रोडक्शन। यहाँ पे देखिए किस किस तरीके के एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। नंबर 1 फूड प्रोसेसिंग, नंबर 2 स्टोरेज, नंबर 3 ट्रांसपोर्ट, नंबर 4 मार्केटिंग, नंबर 5 एक्सपोर्ट। और ये एक सिलसिलेवार ढंग से दिया गया है ताकि आप इसको याद करने में भी आप लोग को सुगमता हो। सोचिए, सबसे पहले किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का हम फूड प्रोसेसिंग करेंगे ना, उसको प्रोसेस करेंगे जिससे कि उसकी वैल्यू बढ़ सके। प्रोसेस करने के बाद क्या करेंगे? उसको स्टोर करेंगे। स्टोरेज इज इंपॉर्टेंट। स्टोर करने के बाद क्या करेंगे? बाजार तक ले जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट तो हम लोग कर लेंगे, बेचेंगे कहाँ? मार्केटिंग की आवश्यकता पड़ेगी। उसी में हमारी मंडीज और एपीएमसीज का रोल सामने आता है। और ये सब हो जाने के बाद डोमेस्टिक डिमांड तो एक सीमित थी है ना भाई, दुनिया बहुत बड़ा है। तो इफ वी वांट कि एग्रीकल्चर जो है वो भारत का डंका पूरे विश्व में बजाए और हम सही मायने में विश्व गुरु बन पाए, तो बहुत आवश्यक है कि एक्सपोर्ट्स। India can be the leader of this world. There was a time when नॉर्मन बोरलो, आपने नाम सुना होगा नॉर्मन बोरलो का, उन्होंने कहा था कि आप मुझे बिहार और यूपी का जो फर्टाइल प्लेन्स है
वो मुझे दे दो, आई कैन फीड द इंटायर वर्ल्ड। यू विल नॉट बिलीव दिस, ही सेड दिस, दीज वेयर हिज वर्ड्स, ही कैन फीड द इंटायर वर्ल्ड with the fertile plains of Bihar and UP that we have right now, the so-called cow belt. Next. Now we come to the significance of agriculture. Why is agriculture so important in India? ऐसा क्या है खेती में कि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और सारा कुछ कर लिया गया, मगर अल्टीमेटली ये समझ में आया भारत सरकार को और सबको कि जब तक किसानों की आय दोगुनी नहीं होगी तब तक हम एक जो इस अमृत काल में एक जो विकसित भारत का लक्ष्य है जो 2027 तक हमें प्राप्त करना है वो नहीं संभव है। इसलिए आज हम भी देख लेते हैं कि भाई खेती क्यों इतनी आवश्यक है। इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखिए, 16 से 17% जीडीपी का खेती से होता है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो बेस है इंडस्ट्री का वो रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है? खेती से आ रहा है। दूसरा, डेमोग्राफी, 45 से 46% लोग हिंदुस्तान में आज भी खेती पे निर्भर हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी इज वन फैक्ट, एक बात वो हो गई, मगर इससे कितने लोगों का घर चलता है ये दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि एक बात नहीं भूलना है, हम लोग वेलफेयर स्टेट हैं। थर्ड, सोशल, बहुत सारी पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स चलती हैं, सब कुछ चल रहा है, मगर आप एक बात सोचिए ना, जहां पे 45% पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, अगर उसी को हम लोग सुदृढ़ कर देंगे तो पॉवर्टी, आधा पॉवर्टी तो खत्म हो जाएगा ना हिंदुस्तान से। सोचने की बात है, जहां पे 50% लोग जो काम कर रहे हैं और उसी को आप सुदृढ़ बना दीजिएगा, उसको आप बेसिकली इकोनॉमिकल बना दीजिएगा, उसको आप प्रॉफिटेबल बना दीजिएगा, उसको एस्पायरिंग बना दीजिएगा, लोग वो करना चाहेंगे, जो कर रहे हैं वो उसमें खुश रहेंगे, उसमें ग्रो करेंगे। तो अगर हम खेती पे ध्यान देंगे तो पॉवर्टी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। खैर, बड़े बड़े लोग ये सब कर रहे हैं, इसमें हम लोग को नहीं पढ़ना, हम लोग पढ़ना है। एनवायरमेंटल, क्लाइमेट चेंज, एक तरीके से कहा जाता है कि हम लोग एज ह्यूमंस, हम लोगों को सबसे ज्यादा ब्रंट झेलनी पड़ रही है क्लाइमेट चेंज का, मगर कृषि पे भी बहुत गुणात्मक प्रभाव पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरनेशनल, सॉफ्ट पावर। अभी कोविड के टाइम पे भारत ने बहुत मदद की बहुत सारे देशों की, जहाँ पे जो सो कॉल्ड वीट बेल्ट कहे जाते थे, उनको वीट हिंदुस्तान सप्लाई कर रहा था। तो मतलब वो जो आज के क्या बोले अंकल्स हैं, जो भी बोलते हो, मगर सो दिस कैन एड अस टू बिकम द रियल सॉफ्ट पावर ऑफ दिस वर्ल्ड। इंडिया हैज अराइव्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, और यह पूरा विश्व मान रहा है कि इंडिया हैज अराइव्ड। यही कारण है कि आज देख रहे हैं ट्रम्प साहब कितना, मतलब पता नहीं क्यों करते हैं, मगर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको इंडिया से डर लग रहा है। कितना स्टेटमेंट वो चाइना के अगेंस्ट आजकल देते हैं, आप लोग मीडिया में पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, मीडिया देखते हैं, नहीं देते हैं, बिकॉज इंडिया हैज अराइव्ड, और वो अब इस बात को समझ रहे हैं। एंड पॉलिटिकल टूल तो है ही कृषि, ये तो हम लोग सब जानते हैं। नेक्स्ट, एंड वन मोर थिंग, आपको इन स्लाइड्स में कहीं पे कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा। आई ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो जो हम कल शूट करेंगे उसमें मैं सबसे पहले उन डाउट्स को एड्रेस कर दूं, और ये एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में मैंने बनाया है ताकि आपको बेहतर तरीके से ये चीज समझ में आए। पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, ये सब का एक पीडीएफ फॉर्मेट में कंप्रेस करके मैं दूंगा, परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चरल ट्रैप। बेसिकली ये इंडिया के लिए लागू होता है और ये दिखाता है कि कैसे इंडियन इकोनॉमी जो है वो ग्रो नहीं कर पाई और कहाँ पे समस्या आया। आखिर इंडिया, चाइना दोनों में क्या समस्या है? दोनों पहले कृषि प्रधान ही देश था, मगर आज चाइना एग्रीकल्चर तो ग्रो किया सो किया, इट इज द
इकोनॉमिक सुपर पावर, इट इज द पावर हाउस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। हम लोग कहाँ लैग कर गए? एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स अगर होता है, दिस इज अ वर्चुअस साइकिल, दिस इज अ वर्चुअस साइकिल। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स का होगा तो बेटर प्रोडक्टिविटी होगा, बेटर प्रोडक्शन होगा, देयर विल बी बल्क ऑफ रॉ मटेरियल्स अवेलेबल, चीप रॉ मटेरियल्स, तो मैन्युफैक्चरिंग बूम होगा, स्वाभाविक बात है। जब मैन्युफैक्चरिंग बूम होगा तो इंडिया और चाइना जैसे जो मतलब जिनका पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ पे डेमोग्राफिक क्राइसिस नहीं आएगी, लेबर जो है अब्जॉर्ब होगा, फार्म का जो लेबर है वो अब्जॉर्ब होगा प्रोडक्शन में, तो ये जो ट्रांजिशन होगा तो कभी भी क्राइसिस नहीं होगा। इंडिया में क्यों ये समस्या रह गई? इंडिया में आज भी 45% लोग खेती पे क्यों निर्भर है? क्योंकि ये ट्रांजिशन नहीं हो पाया। पहले किसी भी देश में खेती पे ही लोग अधिकतर लोग निर्भर थे, मैक्सिमम कंट्रीज का यही ग्रोथ स्टोरी है। मगर जैसे जैसे खेती ग्रो किया, खेती के ग्रोथ से मैन्युफैक्चरिंग ग्रो किया, जब मैन्युफैक्चरिंग ग्रो किया तो यहां पे जो बल्क लोग थे, इसमें से आधे से ज्यादा लोग शिफ्ट कर गए मैन्युफैक्चरिंग में, जैसा कि चाइना में हुआ। और फिर मैन्युफैक्चरिंग जब ग्रो किया, उसका फिर क्योंकि उसके बाद सर्विस सेक्टर ग्रो करेगा, और सर्विस सेक्टर कैसे ग्रो करेगा? सर्विस सेक्टर तभी ग्रो करेगा जब मैन्युफैक्चरिंग जो कमाई करके देगा, उसमें से जो पैसा निकलेगा, तभी तो आप सर्विस को कंज्यूम कीजिएगा। ये एक नॉर्मल ग्रेजुअल ट्रांजिशन है किसी भी इकोनॉमी का, डिजायरेबल ट्रांजिशन। इंडिया में क्या हुआ? कृषि उस तरीके से बूम नहीं कर पाया इंडिपेंडेंस के बाद, फॉर वॉट एवर रीजन्स, विल सी, धीरे धीरे देखेंगे हम लोग क्या क्या कारण रहे। लैंड रिफॉर्म्स वाज वन रीजन, लैंड रिफॉर्म हुआ मगर उस स्तर पे नहीं हो पाया जैसे होना चाहिए था। तो कृषि नहीं बूम किया, जब कृषि बूम नहीं किया तो उससे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल सरप्लस प्रोड्यूस नहीं हुआ, जब सरप्लस प्रोड्यूस नहीं हुआ तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रो नहीं हुआ, जब मैन्युफैक्चरिंग ग्रो ही नहीं हुआ तो यहाँ का जो सरप्लस लेबर था वो मैन्युफैक्चरिंग में कैसे जाएगा? और जब मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा ही नहीं तो ये स्मूथ ट्रांजिशन नहीं होगा। बट जैसे जैसे हमने एफडीआई को अलाउ किया और लिबरलाइजेशन किया 90s के बाद, तो सर्विस सेक्टर ग्रो किया, तो क्या हुआ? एग्रीकल्चर तो उतना ग्रो नहीं कर पाया, मैन्युफैक्चरिंग ऑब्वियसली डॉर्फ रह गया और सर्विस अचानक ग्रो कर गया। सो ये इंडिया और चाइना में यही डिफरेंस है, यही स्लाइड के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है। दिस इज द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इकोनॉमी। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या हुआ? सर्विस सेक्टर बूम कर गया, लेबर अब्जॉर्ब ही नहीं होगा सर्विस में क्योंकि लेबर कम लगता है, सरप्लस लेबर ट्रैप रह जाएगा एग्रीकल्चर में। तो बेसिकली ये जो मैं समझा रहा हूं उस पर आप फोकस कीजिए, बाकी जो कंटेंट है सब इसमें लिखा हुआ है, कहीं नहीं जा रहा है, सब आपको मिलेगा। ट्रिकल डाउन थ्योरी आपने सुना होगा, मालानोबिस मॉडल का बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट ट्रिकल डाउन थ्योरी ही था। सो दिस हैज बीन निगेटेड इन प्रेजेंट टाइम्स, क्योंकि इससे वो डिजायर्ड रिजल्ट शायद नहीं मिले जो और बेहतर मिल सकते थे। इसका सॉल्यूशन, बॉटम अप रिफॉर्म्स। वी हैव हर्ड ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग इज द एपिटम ऑफ बॉटम अप रिफॉर्म्स। कुछ भी होगा तो नीचे से ऊपर आएगा, ऊपर से नीचे थोपा नहीं जाएगा। जब नीचे से ऊपर आएगा तो एक्चुअल जो डिमांड है वो ऊपर तक आएगी, सतह तक आएगी, उसी हिसाब से रिसोर्सेज नीचे तक जाएंगे। तो वो बॉटम अप जब रिफॉर्म्स होगा तो आई थिंक, और ये दिस हैज बीन प्रूवन थ्रू एक्सपर्ट्स कि दिस इज द राइट वे टू डेवलप। नाउ लैंड रिफॉर्म्स। अभी तक इसके पहले हम जो डिस्कस कर रहे थे वो एक ओवरऑल एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल ग्रोथ स्टोरी इंडिया का था। उसमें जब आपको नोट्स मिलेंगे उसमें प्रॉपर मैंने वे फॉरवर्ड भी बनाया हुआ है प्रोडक्शन स्टेज के लिए, पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज के लिए, वो आप देख सकते हैं। वो बहुत एक्रोनिम के साथ बनाया गया है ताकि वो आपको याद रहे और आप सीधे उसको एग्जाम में रेप्लिकेट कर पाएं। लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स हमारे यहाँ अलग अलग फेजेस में हुआ है। सबसे पहला फेज 1 1950 से 1972 के बीच में, इसमें जमींदारी उन्मूलन कानून आया, टेनेंसी रिफॉर्म्स हुए, लैंड सीलिंग हुआ।
फेज 2 में क्या हुआ 1972 से 1985 के बीच में? सबसे महत्वपूर्ण है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का एक्सपेंशन हुआ और देयर वाज फर्दर कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। फेज 3 1985 से 1995 के बीच में हुआ। इसको आप पर से लैंड रिफॉर्म्स नहीं कह सकते हैं, मगर ये एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बना फर्दर लैंड कंसोलिडेशन के लिए और लैंड इंप्रूवमेंट के लिए, जैसे वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसके बाद फेज 4 जो अभी तक चल रहा है, लैंड डिजिटाइजेशन, कंक्लूसिव टाइटलिंग, लैंड लीजिंग मार्केट्स। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिजिटल स्टैक। एक यूनिफाइड डिजिटल स्टैक हम लोग बना रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी गवर्नमेंट ऑफ बिहार का भी इस पे बहुत ज़्यादा फोकस है। अभी आपने सुना होगा फार्मर रजिस्ट्री चल रहा है। वो फार्मर रजिस्ट्री और कुछ नहीं है, एक यूनिफाइड एग्रीकल्चरल स्टैक बनाने की तैयारी है, जिससे कि हम लोग लैंड रिकॉर्ड्स को, फिर जो भी हम लोग पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर लेते हैं उसको, वो सब चीज़ को लिंक कर दिया जाएगा आपके लैंड रिकॉर्ड से, ताकि जैसे लीकेज भी कम हो जाएगा, लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज हो जाएंगे। फिर बहुत सारा जो लीकेज है, अभी भी पीएम किसान में भी लीकेज कहा जाता है, जो भारत सरकार 6,000 रुपए देती है 2,000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स में, वो भी कम हो जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंड रिफॉर्म्स अभी के समय के हिसाब से। और ये तो आपको पता ही होगा, आर्टिकल 39B एंड 39C, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल बेसिस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। Now this is the balance sheet, the success or failure, whatever you can say, दोनों है। It was success also. Now अब हम लोग देखते हैं सक्सेस और फेलियर। किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही जो हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म्स हुए उसके भी पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? इट वॉज नॉन वायलेंट। सबसे ज़रूरी है इस बात को समझना कि लैंड रिफॉर्म्स के लिए ही बहुत जगह वायलेंस हुआ, बहुत सारे देशों में वायलेंस हुआ, लेकिन हमारे यहाँ वायलेंस बिल्कुल नहीं हुआ। लैंड रिफॉर्म वाज मेजरली इंस्टीट्यूशनल एंड इट वाज, यू कैन से कि बहुत ऑर्गेनिक तरीके से करने का प्रयास किया गया। फेलियर क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारे बेनामी ट्रांजैक्शंस हुए। इसका अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा, बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट आया है। इन्हीं तरीके के लूप होल्स को ठीक करना उसका इंटेंशन है। देन वी हैव द लीगल कॉन्फ्लिक्ट, द फेमस शंकरी प्रसाद केस, आपने सुना होगा। बेसिकली ये जमींदारी अबॉलिशन एक्ट को शेड्यूल 9 में डाल दिया गया था। शेड्यूल 9 का बेसिक मतलब ये है कि उसमें जो भी एक्ट्स हैं उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। सो दिस वाज द फर्स्ट लीगल बैटल विथ रिस्पेक्ट टू लैंड रिफॉर्म्स, शंकरी प्रसाद केस। इसमें कहा गया कि पार्लियामेंट जो कर दिया सो कर दिया। उसके बाद आया गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में इस चीज़ को टर्न करते हुए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि फंडामेंटल राइट्स एट सुप्रीम। उसके बाद केशव नंदा भारती केस और उसके बाद 44वां संविधान संशोधन। ये बेसिकली आप लोग पॉलिटी में पढ़े भी होंगे और नहीं भी पढ़े हैं तो हम लोग सब बढ़िया से पढ़ाने वाले, टेंशन नहीं लेना है। क्राइसिस एंड सॉल्यूशन। नाउ दिस इज द मोस्ट, आई वुड से, ड्रैकोनियन फैक्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। 2002-3 में 80% लोग स्मॉल थे और आई वुड से मार्जिनल, हाँ स्मॉल थे, स्मॉल एंड मार्जिनल। 2012-13 में 85% रह गए और 2018-19 में ये 86% हो गए हैं। और अभी का लेटेस्ट सर्वे कहता है कि दिस स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इज अप्रोचिंग 90%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि यहीं पे जड़ है, हर समस्या की जड़ यही है। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स नहीं हो पा रहे हैं,
एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन नहीं हो पा रहा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं अचीव कर पाते हैं हम लोग कृषि में। इस सब की जड़ जो है इसमें है। 90% सीमांत किसान है, छोटे और सीमांत किसान। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मीडियम देख सकते हैं, इट इज इवन बिकमिंग लेस, और लार्ज 0.5, 0.2, 0.1। ऊपर वाला दोनों घट रहा है, नीचे वाला बढ़ते जा रहा है। स्वाभाविक बात है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। और हाँ, ये देखना है इस तरीके का जो मैंने बना के दिया है, इसी तरीके का बार ग्राफ आपको जरूर बनाना है। अगर 7 नंबर का भी क्वेश्चन है तो छोटा सा बार ग्राफ बना देना है उसमें। ये आपका +1 है भाई साहब, ये आप समझ लीजिए। अगर ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, बाकी लोगों को अगर 3 मिल रहा है तो आपको 4 पक्का मिलेगा, 4.5 मिल सकता है, 3.5 नहीं होगा। तो इस तरीके का जो भी नोट्स में भी रहेगा और जो भी स्लाइड में है, इसको इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल करने की अभी से प्रैक्टिस करनी होगी। ये सोचिएगा कि आज बैठ के ऐसे पीछे लदे हुए हैं कुर्सी पे, देख रहे हैं सिनेमा चल रहा है, उससे कुछ नहीं होना है। आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये जो भी इसमें फिगर है, डेटा है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू कैन डू वन थिंग, एक शीट बना लीजिए, उसमें सारा कुछ को लिख लीजिए और उसको डेली सोने के पहले एक बार रिवाइज करके सोइए, आपके लिए ठीक रहेगा। नाउ मॉडर्न रिफॉर्म्स। अभी मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट, लीजिंग को लीगलाइज करने के लिए एग्री स्टैक जो मैंने अभी आपको समझाया, उसमें एक यूनिक फार्मर आईडी जनरेट हो रहा है। आप में से जिनमें कराया होगा उन्होंने देखा होगा, एक तो केवाईसी करता है ऑपरेटर, ऑपरेटर केवाईसी करता है, उसके बाद एक यूनिक फार्मर आईडी जनरेट होता है जो आपको दिया जाता है। नहीं कराए तो करा लीजिए, अभी चल रहा है। कंक्लूसिव टाइटलिंग, जो भी हमारे यहाँ लिटिगेशन है उसमें एक एनसीआरबी का डेटा कहता है कि खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी वाद चल रहे हैं, उसमें 30% से ज्यादा वाद जो हैं वो लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड हैं। और इसके कारण भी बहुत सारे मर्डर हो जाते हैं, देखते हैं हम लोग। स्वामित्व स्कीम, बेसिकली इसे ड्रोन मैपिंग हम लोग करने वाले हैं, ड्रोन से, और फिर उसका जो है सिंक्रोनाइज किया जाएगा लैंड रिकॉर्ड्स के साथ, ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे। लड़ाई झगड़ा खत्म, बढ़िया से रहो, आराम से खाओ पियो सुतो। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर मैं एक बात आपको समझा देता हूं, क्या एक ये फंडामेंटल क्राइसिस कैसे है। हमारे यहाँ मैनेजमेंट का क्राइसिस है। ये आज के लिए हमारा लास्ट स्लाइड रहेगा। इसके बाद का जो भी है वो मैं प्रयास करूंगा कि कल सुबह रिकॉर्ड करके और कल शाम तक इसको हम लोग आपके लिए चैनल पर डाल दें। नाउ बेसिकली ये एक टेक्निकल टर्म है, हाइड्रोसिजोफ्रेनिया, मगर इसमें आपको डरना नहीं है, बहुत ज़्यादा फोबिया कुछ नहीं फैलाना है, ठीक है ना, समझने की चीज़ है। सरफेस वाटर जो है और ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर को CWC सेंट्रल वाटर कमीशन मॉनिटर करती है, उसके ऊपर जो भी इंप्रूवमेंट्स करने हैं वो करती है, वो रिकमेंडेशन देती है। और जो ग्राउंड वाटर है उसमें सेंट्रल ग्राउंड वाटर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड मॉनिटर करता है। तो ये दोनों अलग अलग बॉडीज हैं, सेम चीज को मॉनिटर करना है, क्योंकि दोनों सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर इंटरलिंक्ड हैं। इसलिए एक ये साइलोज में नहीं चलेगा, अलग अलग कंपार्टमेंट्स में हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे, नहीं काम चलेगा। इसलिए क्या आवश्यकता है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की आवश्यकता है, जो कि मिहिर शाह कमेटी ने दिया था। इट रिकमेंडेड कि एक नेशनल वाटर कमीशन बना दीजिए, जो कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को एक यूनिट की तरह कंसीडर करेगा। वही पानी रेन वाटर आ रहा है ना, वही सरफेस वाटर बन रहा है, वही फिर रिचार्ज कर रहा है अंडरग्राउंड वेल्स को। तो इसलिए अलग अलग साइलोज में अगर अप्रोच रहेगा हमारा, तो कभी भी बेटर मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन बाय मिहिर शाह कमेटी। इसको भी मेंशन करना है, कहीं भी पानी से संबंधित कुछ आ गया क्वेश्चन में, उसमें मिहिर शाह लिख देना है। कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब पूरा रिपोर्ट तो हम लोग नहीं पढ़ सकते ना, आप लोग नहीं पढ़ सकते हैं। समझ सकते हैं, मतलब मैं चीट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मगर ये एक दिस इज यू कैन से स्मार्ट वर्क। कहीं भी पानी से संबंधित कुछ आएगा, मिहिर शाह कमेटी उसमें लिख देना है, 1 नंबर एक्स्ट्रा पक्का है भाई। सो विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।